Hello everyone, very warm welcome once again to all of you to Unacademy, that is India's largest online education portal. So let's proceed in our today's session, that is the very first session in our particular subject that is known as international relations. So अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होता है? तो सिंपली आप इसको अपने इंडिविजुअल लेवल पर रख सकते हो कि हाउ यू डील विथ योर नेबर्स। आपके एडजॉइनिंग जो घर है, एडजॉइनिंग एरियाज में वहां पे कुछ लोग रहते होंगे, उनसे आपके रिश्ते क्या है? आपके स्कूलमेट, क्लासमेट, बैचमेट से आपके रिश्ते क्या है? आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके आपके रिश्ते क्या हैं? जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप कैसे हो? और आपके जो मतलब थोड़े बहुत जिन्हें कहते हैं ना दुश्मनी है, जिनसे यारी दोस्ती नहीं है अगर, तो दुश्मनी भी नहीं है, या हो सकता है कुछ ऐसे हो जिनसे बहुत कट्टर दुश्मनी हो, उनसे आप कैसे डील करते हो? तो इंडिविजुअल लेवल पर जो आपका जो डीलिंग है उसी को जो हम नेशनल लेवल पर ले जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। कि हाउ डू वी डील विद आवर नेबर्स, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान एंड सो ऑन, श्रीलंका एंड सो ऑन, राइट? हाउ डू वी डील विद दोस पीपल दोस हु आर द प्लैनेट अर्थ मेट्स? ठीक है कि अमेरिका, रशिया द वेरी गुड फ्रेंड, अमेरिका not even a friend, if good one then not even an enemy, Australia, okay, the island nations or the Southeast Asian nations like Malaysia, Indonesia, so on, या फिर उसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, जो पड़ोसी नहीं है, दूर दराज हैं, तो इनसे हम कैसे डील करते हैं? और इन्हीं पर्टिकुलर डीलिंग को, इसी पर्टिकुलर जो है एक रिलेशनशिप के एस्टेब्लिशमेंट की जो प्लेटफॉर्म है, इसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन पॉलिसी। कि किस तरीके से डील करना है, उसकी पॉलिसी क्या होगी, उसको हमने क्या नाम दिया है? फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। ओके, सो व्हाट इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड हाउ गुड इज द इंडियन फॉरेन पॉलिसी? तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले इसका जवाब देते हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज द बेस्ट, राइट? हम इंडियन से ऑब्वियसली बेस्ट तो हम खुद को बोलेंगे ही, हम भारतीय हैं तो हम बेस्ट तो अपने आप को बोलेंगे, लेकिन सिर्फ हम ही अपने आप को इस मामले में बेस्ट नहीं कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस की बात करें, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, सो इन सभी का मानना है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ये अपने आप में बहुत बेहतरीन है, बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि हम बात करते हैं नेबरहुड फर्स्ट, ओके, हम बात करते हैं द टेरिटोरियल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, no aggression, say no to war. We talk about the open and free trade of the whole globe, right? We talk about the very cordial relationship with each and every country. You call yourself Pakistan, हम दोस्ती करने के लिए तुमसे तैयार हैं, आओ तो सही। तुम ही नहीं आते हो, जाओ निकलो फिर। We call it China, हम भी कह रहे हैं आओ यार, हम दाल चावल जो है, आलू की भुजिया और अचार खिलाएंगे देसी घी डाल के, तुम हमें मंचूरियन खिलाना, नूडल्स खिलाना, बुलाओ तो सही, सूप पिलाना। लेकिन तुम वो नहीं करते हो। हमारे रिश्ते श्रीलंका के साथ बेहतरीन है, हमारे रिश्ते म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश के साथ बेहतरीन है, हमारे रिश्ते रशिया के साथ हमारा बेस्ट फ्रेंड है वो। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, फ्रॉम इटली, स्पेन, लग्जमबर्ग, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड्स, व्हाटएवर the name of the country is, we're having good relations. वेस्ट एशियन कंट्रीज में, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, ईरान के साथ तो बल्कि हमारी डीलिंग होती है हमारा क्रूड ऑयल में, इंडियन रुपीज में, इंडियन करेंसी के अंदर। मिडिल ईस्ट की कोई भी कंट्री हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो यूएई की पार्ट हो, वट एवर, वी आर हैविंग द कॉर्डियल रिलेशंस। इंडियन डायस्पोरा वहां बहुत है, इंडियन ट्रेड वहां पर बहुत है, रेमिटेंसेस इंडिया वहां से बहुत हाई अमाउंट में रिसीव कर रहा है। लैटिन अमेरिकन कंट्री में नाम, चाहे वो कैरिबियन कंट्री हो, चाहे वो अंदर घुसते ही वो ब्राजील हो, चिली हो, अर्जेंटीना हो, वट एवर द नेम ऑफ द कंट्री इज, वी आर हैविंग गुड रिलेशनशिप। We go ahead in the Australian continent, call it Australia, call it New Zealand, whatever the country is. India has shown that we are exporting, we are importing. We are having good amount of diaspora, Indian diaspora there in those continents. And even the many good amount of the people from Australia and New Zealand, they do come to India every year, not just as a tourist, but as the labor force as well, the workforce as well, and the other educational institutions as well are there in India, those who provide the students from these countries good amount of seats to study in their own colleges or universities. राइट? सो ये है फॉरेन पॉलिसी इंडिया की। इंडिया में आने से पहले कोई भी एक फॉरेनर ऐसा नहीं है जो सोचता है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। दे नो इट वेरी वेल व्हेन दे कम टू इंडिया, दे विल बी ग्रीटेड वार्मली, दे विल बी वेलकम्ड वार्मली, दे विल बी ट्रीटेड एट द मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटलिटी, राइट? सो दिस इज व्हाट द फॉरेन पॉलिसी इज ऑल अबाउट। बट इतना सिंपल नहीं है कहानी, कुछ इसके फैक्टर्स हैं जो हमें डिस्कस करना है। तो कुछ एरियाज हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी के, कुछ एराज हैं फॉरेन पॉलिसी के। तो सबसे पहला है हमारे नेहरू जी का, द वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का टाइम पीरियड, द नेहरूवियन एरा ऑफ फॉरेन पॉलिसी।
So what it has given to us, what you can see here, the पंचशील. नेहरू साहब ने जब निकाला कॉन्सेप्ट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, तो उसमें सबसे पहले 1954 के अंदर हमने पंचशील प्रिंसिपल्स निकाले, जिसे हमने साइन किया था सबसे पहले चाइना के साथ। और यही पंचशील प्रिंसिपल है। दो चाइना के साथ तो वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि हम तो पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो चाइना था ये बदमाशी पर उतर आया था, ये शैतानी पर उतर आया था। तो कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बचती। हमने भाईचारे निभाने की पूरी कोशिश करी, तुम दगाबाज निकले, हम क्या करें, राइट। सो नेहरूवियन एरा का टाइम पीरियड था जब हमने पंचशील प्रिंसिपल्स निकाले। सिर्फ और सिर्फ चाइना के साथ ही नहीं, हमने देश भर की सभी सरकारों के साथ, सभी मुल्कों, सभी देशों के साथ हमने अपना पंचशील प्रिंसिपल जो है एनुमरेट किया, इलेबोरेट किया, इंप्लीमेंट भी किया। और ये चीज और क्लियर समझ में आई जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को मिलाकर हमारे नेहरू जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की थी। नैम, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और इसकी जो बेस थी, इसका जो नींव था, वो भी था हमारा पंचशील। तो पंचशील नाम तो 4 बार 5 बार सुन चुके हैं। पंचशील दरअसल है क्या? सो दीज आर पंच, दैट इज 5, शील दैट इज प्रिंसिपल्स। सो 5 बेसिक प्रिंसिपल्स। और क्या है ये 5 बेसिक प्रिंसिपल्स? आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए, यू कैन सी हियर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ईच अदर। कि आप आजाद हैं, हम आजाद हैं, हम आपकी आजादी में जो है खलल नहीं डालेंगे, आप हमारी आजादी में खलल नहीं डालेंगे। म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है, आप शांति से रहिए, हम भी शांति से रहेंगे, बिजनेस आप भी करिए हमारे साथ, हम आपके साथ बिजनेस करेंगे, ओके। देन म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन द मैटर्स ऑफ ईच अदर, इन द अफेयर्स ऑफ ईच अदर। कि आपके घर में क्या चल रहा है, हम तब तक नहीं बोलेंगे जब तक आप हमसे मदद नहीं मांगे। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, सिविल वॉर 1984 में शुरू हो गई थी, हमने 1987 में इनफैक्ट अपना इंटरफेरेंस दिया, तब जब श्रीलंका ने खुद बोला। नेपाल, बांग्लादेश, कहीं पर भी, ठीक, जब तक वो खुद नहीं बोलते, हम अमेरिका की तरफ बीच में नहीं कूद चले आते, हम नहीं पहुंच जाते वहां पर जो है वो चौधरी साहब बनने, आप बताओ, हम बताएंगे, नहीं, ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट लाइक दैट, ओके। ये चौधरी साहब का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब इसको आप गलत वे में मत ले जाइएगा। चौधरी साहब का मतलब कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम बताते हैं कि अरे ये हमारे गांव के चौधरी हैं, मतलब कि ये एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है, ये एक बहुत ही जो है विजडम और एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी है, जो जानते हैं सही और गलत के बीच का फैसला कैसे लेना है, ठीक। तो अब ऐसे में ये अपने विजडम और इन्फ्लुएंस और एक्सपीरियंस, अपनी जो है ब्रेव हार्ट और सॉफ्ट हार्टनेसनेस, दोनों का फायदा और इस्तेमाल करते हुए ये बिना किसी इन्विटेशन के भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में खुद उतरते हैं, सो दैट, क्योंकि इनको पता है कि ये इनका गांव है, यहां पर कुछ भी बवाल होगा तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं होगा, राइट, ओके। तो ये गांव में रहते हैं, कहीं इनको हम जो है चौधरी कहते हैं, कहीं हम इनको पंच, सरपंच भी कहते हैं, अलग अलग नाम से इनको हम जानते हैं, ठीक, ओके। तो लेकिन ये चौधरी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, चौधरी साहब वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं चलता है, क्योंकि वॉर हो सकती है। लेकिन अमेरिका इस बात को नहीं समझता है। मुद्दा अर्मेनिया अजरबैजान का है, मुद्दा इजराइल पैलेस्टीन का है, मुद्दा ईरान और इराक का है, मुद्दा किसी का भी है, ये भाई साहब कूद के चले आएंगे बीच में, राइट, ओके। सो यहां पर भी वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या है सिंपल सा कॉन्सेप्ट? कि हमने क्या बोला, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन द डोमेस्टिक अफेयर्स। आपका घर का अपना मामला, हमारे घर का अपना मामला, हम आपके में नहीं आएंगे, आप हमारे में नहीं आइएगा, ठीक। फिर क्या बोला, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, बराबरी रखेंगे, हम आपको फायदा पहुंचाएंगे, आप हमको फायदा पहुंचाएंगे। उसके बाद क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे, कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब शांति व्यवस्था बनाए रखो। ये हमने शुरुआत भले ही पाकिस्तान, सॉरी, चाइना के साथ करी थी, लेकिन ये आज भी हमारे फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा बेस है, बल्कि ये बोलो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, बल्कि यही हमारी फॉरेन पॉलिसी का बेस है। ऑल क्रेडिट गोज टू चाचा जान, हमारे नेहरू जी, ओके, राइट नाउ। So guys, you know it very well. What do we have here on the screens? What is the importance of an academy in your life? In your UPSC CSE journey, Civil Services Examination की journey. That is 1 out of 3 selections is from us, that is from an academy. That's wonderful at its best, right? So, यहाँ कुछ नाम और चेहरे हैं, rank 12, 9, 13, 10, so on, rank 4 and so on. और बहुत जल्दी यहाँ आपका नाम और आपका चेहरा आएगा, हम यहां पर लगाएंगे, और आगे आने वाले बैचेस को हम बताएंगे कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ठीक, ये इनके जो नाम और चेहरे रैंक आप देख पा रहे हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अपने आप को, अपने माता पिता को, अपने समाज को, अपने मुल्क को गर्वित किया है, गर्व महसूस कराया है, ओके।
और ये जो गर्व का कॉन्सेप्ट है ये इनको तब मिला जब ये प्राइड प्राइड एंड ऑनर का कॉन्सेप्ट इनको तब मिला जब इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को दूसरों से बहुत ऊपर ले जाते हुए, एनहांस करते हुए अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी कॉम्बैट जैसी चीजों को एक्सप्लोर किया। ठीक, तो जहां पर अब आप बात करोगे प्लस की, तो ध्यान रखिएगा आप सिर्फ 9 महीने बचे हैं यूपीएससी के लिए, हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। 26 मई 2024 को आपका एग्जामिनेशन होगा और ये लास्ट चांस है आपका प्रयास बैच में खुद को जो है एनरोल कराने का। और आपको पता है प्रयास बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। सो यू विल हैव 1:1 लाइव मेंटरशिप, लाइव नोट्स मेकिंग, लाइव टेस्ट, लाइव क्विजेस। What you will have further, best educators, नाम और चेहरे अपने आप में परिभाषा है जिनकी डेफिनेशन है। ठीक है, the name itself is the definition, the only line I've always stated with the names and the people here. Then the prelims plus mains test series will be also given to you and everyone you know it very well. अगर देखो IAS बनना है ना, तो मैं हर बारी हर सेशन में कहता हूँ, ठीक है, आप लोग सुनते हैं कि नहीं वो तो मैं नहीं जानता, तो मुझे IAS वाला प्रोमो कोड भी इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे IAS वाले जो जितने भी टर्म्स हैं उनसे अपने आप को वंचित नहीं रखना चाहिए, दूर नहीं रखना चाहिए। तो लिख लीजिए, अगर सक्सेस पानी है तो प्रोमो कोड लगाना है। क्या है प्रोमो कोड? PMIAS। ठीक है, ये प्रोमो कोड का आप इस्तेमाल करेंगे और अगर कोई भी डाउट है, दिक्कत परेशानी है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है PSIR बाय प्रवीण मिश्रा। ओके, सो दिस इज व्हाट माय टेलीग्राम चैनल इज। ओके, क्या है ये? टेलीग्राम चैनल है, आप यहां पर जो है कनेक्ट कर सकते हैं, आप इस ग्रुप को, इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नाम क्या है? PSIR बाय प्रवीण मिश्रा। ओके, एंड प्लीज रिमेंबर एवरीवन द प्रोमो कोड PMIAS, राइट? सो प्लीज रिमेंबर एवरीवन, इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको मिलेगा 10% का फ्लैट डिस्काउंट। जो 47,000 रुपीज है, इसमें 4700 रुपीज कम हो जाना है। ओके, सो एवरीवन प्लीज, IAS बनना है ना, सक्सेस होना है, तो PMIAS की जरूरत है आपको। और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है, अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, सो हियर इट इज, PSIR बाय प्रवीण मिश्रा, दैट इज द प्रोमो कोड, सॉरी PMIAS विल बी द प्रोमो कोड। ओके गाइस, सो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें हमारे पास। सो द नेक्स्ट थिंग, the non-alignment movement was formed during the Cold War as an organization of states that did not seek to formally align themselves with either the US or the Soviet Union. Then, the basic concept originated in 1955 at the Asia Pacific Conference that took place in Bandung in Indonesia. यहीं पर हमारे नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की नींव रखी, और इस नींव की जो नींव थी वो था द पंचशील, राइट? तो यहां पर अगर आप देखो तो 120 मेंबर थे, जिसमें से 53 अफ्रीकन, 39 एशिया, 26 लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन कंट्रीज थे, 2 यूरोप से थे जिसमें कि बेलारूस और अजरबैजान जैसी कंट्रीज मौजूद थी। ओके, सो इसी टाइम पीरियड के अंदर, इसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर नेहरूवियन एरा में हमने निकाला क्या? हमने निकाला अपना that is the Panchsheel principles. Now, the next thing what we have got, the non-alignment movement. Okay, the very first conference कहां पर हुआ था? बेलग्राड में 1961 के अंदर, ठीक है, जहां पर हमने इन प्रिंसिपल्स को फॉर्मलाइज किया। एंड द पर्पस, व्हाट वाज द पर्पस? टू हैव द हवाना डिक्लेरेशन ऑफ 1979 to ensure the national independence, sovereignty, territorial integrity and security of the non-aligned countries. अब non-aligned countries का कॉन्सेप्ट यहां पर क्या था? ओके, तो इसको जरा एक बार समझ लेते हैं डिटेल में। What happened at that time? ये जो दुनिया है ना हमारी, ये बाइपोलर दुनिया बन गई थी। ओके, after the end of the Second World War, this whole planet was divided in two halves. ओके, यानी कि एक तरफ था वेस्ट वर्ल्ड और एक तरफ था ईस्ट। जो वेस्ट है उसे डोमिनेट कर रहा था द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो ईस्ट है इसे डोमिनेट कर रहा था द सोवियत यूनियन और द USSR, राइट? सो नाउ द USSR in the east, USA into the west, and the further thing is that कि कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो इनके सपोर्ट में थी, तो कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो इनके सपोर्ट में थी, तो कुछ ऐसी भी कंट्रीज थी जो भी नई नई ताजा ताजा आजाद हुई थी, जैसे कि हम, और हम दोनों ही तरफ नहीं झुकना चाहते थे। तो ये जो कंट्रीज हुई, इनको जो है ये वेस्ट वर्ल्ड ने बोला थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कि आप इसके भी बाहर से आते हैं। तो हमने कहा ठीक है, थर्ड वर्ल्ड ही सही, लेकिन हम कहीं पर भी अलाइन नहीं होंगे, ठीक है? तो वी विल हैव
नॉन अलाइनमेंट. ओके, सो इसी चीज को क्या बोला गया? द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, राइट, द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, राइट. और इसकी नींव रखने वाले कौन थे? ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब. 1961 में जब हवाना डिक्लेरेशन की बात हुई, क्लियर कर दिया गया कि देखिए ऐसा है, हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो टेरिटोरियल रिस्पेक्ट है हमारा, वो बना रहे, राइट. हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो बनी रहे, हमारा जो एक सिंगल एजेंडा है दैट इज सॉवरेनिटी का, वो बना रहे, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, राइट एवरीवन. सो दिस वाज व्हाट द Nehruvian era and the concept of the further aspects, that is the Panchsheel. And then came the further things. Okay, the Lal Bahadur Shastri's era. What we have seen in this era, that it was the time when the Indo-Pak War of 1965 was going on. Okay, and the conflict arose from long-standing tensions between India and Pakistan over the disputed region of Kashmir. Then the Tashkent Declaration in the aftermath of the war of 1965, and the two leaders, they met in the Tashkent, that is now it was the USSR, the then abhi Uzbekistan ki ek alag country ho chuki hai wo, and they signed the Tashkent Declaration which called for the end of hostilities and restoration of diplomatic relations between both the countries. शास्त्री साहब के टाइम पीरियड पर पाकिस्तान अचानक से जो है कूद पड़ा और बोला कि हम जंग लड़ेंगे इंडिया से और अपना कश्मीर वापस लेंगे. तो ए पाकिस्तान, ए मेरे प्यारे भाई पाकिस्तान, वंस अगेन प्यारा और भाई बोलने का तुम्हें कतई दिल नहीं करता यार, तुम्हारी हरकतें ऐसी है. देखो कश्मीर हमारा था, है और रहेगा. नेहरू साहब भी यही बोले तुमसे, शास्त्री साहब भी यही बोले, इंदिरा गांधी तो बोली भी और तुमको स्वाद भी चखाई. खैर वो तो शास्त्री साहब भी चखाए थे, ठीक. मोदी जी तो आप जानते ही हैं कि सोचिएगा भी मत, एक आख सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा हो गया ना, तब तो तुम्हारी इकोनॉमी भी इतनी नहीं बची है कि कुछ कर पाओ, ठीक है. अभिनंदन का नाम सुनते ही हाफने कांपने लगते हो तुम लोग. तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारे F-16 को हमारे पुराने वाले MiG-21 से हरा दिया था, ठीक है, राइट. तो प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस, है ना. इसीलिए तुम्हें प्यारा भाई बोलने का कभी कभी मन नहीं करता. बालक हो, बालकों की तरह रहो ना, क्यों जबरदस्ती की नौटंकी करने लगते हो तुम लोग? हाँ, दिस इज अनफेयर, राइट. दिस इज नॉट समथिंग दैट इज जस्टिफाइड. तो प्लीज अंडरस्टैंड कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो ऐसे नहीं आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि कश्मीर का कोई मुद्दा ही नहीं है, वो सॉल्व्ड है, राइट. दैट इज आर्टिकल 370. कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, राइट. राजा हरि सिंह एंड द पटेल, द सरदार वल्लभ भाई पटेल्स मीटिंग, द कॉन्वर्सेशन विद जवाहरलाल नेहरू, ये सब चीजें डिफाइन कर दी गई थी, राइट. ओके, और इस डेफिनेशन के अंदर ये क्लियर था ना कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन रहा है. अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी क्या नहीं थी तो समझ में नहीं आने वाली बात नहीं है, राइट. ओके, सो ये चीजें हैं, काश ये समझ जाते हैं. तो भाई प्लीज, तुम दूध मांगोगे तो खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे तो फिर छोड़ो, जाओ मौज करो, ठीक है. कश्मीर की बात मत करना. तो यही नेहरू साहब भी बोल रहे थे, यही शास्त्री साहब भी बोले कि अरे यार तुम तो जबरदस्ती की बात कर रहे हो, कहां तुमको जो है हम एनहांस करके दे दे अपना जो है कश्मीर. जंग लड़ोगे, आओ लड़ो, मुंह की खाओगे फिर भागोगे. तो जब जंग खत्म हुई तो तश्कंत डिक्लेरेशन साइन हुआ और यहां पे क्लियर कर दिया गया कि नेबरहुड फर्स्ट हम लेकर चलेंगे, ध्यान रखना, लेकिन न्यूक्लियर भी बना रहे हैं हम आगे, ठीक है. अब आ रही है इंदिरा गांधी, ठीक, वो न्यूक्लियर भी तैयार करेंगी. तो दोस्ती तुम बरकरार रखो, दोस्ती हम भी बरकरार रखेंगे. अब ऐसे में देखो कुछ चीजें हुई यहाँ पे. India Soviet Union relations. The Soviet Union was a key source of foreign aid and military assistance for India during this time. हमारा जो सबसे बेहतरीन दोस्त यहाँ पर सामने निकल कर आया वो था सोवियत यूनियन, राइट. एंड देन द पब्लिक लॉ 480, दैट इज PL 480, ये अमेरिका का एक प्रोग्राम था जिसके थ्रू जितनी भी वो कंट्रीज हैं जो अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं या कॉन्फ्लिक्ट रीजन के अंडर में हैं, अमेरिका उनको सिविल सप्लाईज दे रहा था. और इस चीज को सबसे बढ़ चढ़कर इंडिया ने जो है इंप्लीमेंट करवाया पूरे एशिया में. ध्यान रखिएगा, हमने जाकर उनसे खाना पीना नहीं लिया. शास्त्री साहब ने PL 480 प्रोग्राम को एशिया के अंदर इंप्लीमेंट करवाया अमेरिका से बोलकर, ठीक है. बहुत बेवकूफ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं PL 480 के थ्रू हम जो है राशन लेकर आ रहे थे अमेरिका से. अरे जाओ, कौन सा राशन अमेरिका खिलाएगा हमें? राशन लेकर हम नहीं आ रहे थे,
राशन हम ले आके बंटवा रहे थे अपने खाने के लिए नहीं, पूरे उन कंट्रीज को जिस वक्त भुखमरी के साए में थी। PL480 प्रोग्राम अमेरिका का, और अमेरिका भी कोई ऐसा दरिया दिली में काम नहीं कर रहा था। अमेरिका भी वो काम सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको भी पता था कि क्या बवाल उसने मचा रखा है वेस्ट एशिया के अंदर, क्या बवाल उसने मचा रखा है पूरी दुनिया के अंदर। 1945 का हादसा भी दुनिया भूली नहीं थी, अमेरिका को एक बहुत ही नेगेटिव इमेज के तौर पर देखा जा रहा था, सोवियत यूनियन अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाए जा रहा था, तो ऐसे में PL480 लेकर आया था अमेरिका, राइट। एंड देन केम द एरा ऑफ इंदिरा गांधी, द आयरन लेडी, राइट। सो इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 आजाद करवाया बांग्लादेश को, मुक्ति वाहिनी को खुला सपोर्ट किया हमने, ओपन सपोर्ट, राइट। व्हाट वी प्रोवाइडेड, ओपन सपोर्ट टू मुक्ति वाहिनी एंड वी लिबरलाइज्ड बांग्लादेश। 1971 16 दिसंबर जब जंग खत्म हुई, 15 दिन के अंदर हमारे सुपर सोल्जर्स ने ना, हमारे सुपर हीरोज ने जंग खत्म करवा दी थी, एकदम एक तरफा। 16 दिसंबर को हथियार डाल दिए थे इन पाकिस्तानियों ने। 90,000 से ज्यादा सोल्जर्स जो है हमने कैद करके रख लिए थे अपने पास, SPOWs, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, राइट। लेकिन तशकंद डिक्लेरेशन हमने साइन कर रखा था। इंदिरा गांधी जी ने बोला एक काम कर, ले जा यार अपने सोल्जर्स को, हमारे पास ना इतना कब्र नहीं है दफनाने के लिए, 90,000 को कहां दफनाएंगे, ले जाओ, राइट। और क्या खिलाते पिलाते थोड़ी रखे रहेंगे अपने जेलों में, वो 90,000। हमने कहा भाई जाओ ले जाओ, मारपीट तो दिया ही है तुमको, सबक तो सिखाई दिए हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी थे, बोलते ना एक जानवर है जिसकी पूंछ है वो कभी सीधी नहीं होती, ये वही थे, ठीक है। अब गलती हो गई थी उस टाइम, इनको सबक सिखाना था, राइट। सो अब यहां पर क्या आया, इंडिया सोवियत यूनियन ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन हुआ 1971 से 1991 तक का इसका जो है टाइम पीरियड रखा गया। एंड वाज अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, जहां पर सोवियत यूनियन ने जस्टिफाई कर दिया था कि इंडिया हमारा बहुत बखूबी दोस्त है और बना रहेगा, राइट। इसे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा इंडिया की दोस्ती के साथ, राइट। सो फर्दर व्हाट वी हैव गॉट, India's nuclear test 1974 and conducted the test known as the Smiling Buddha, which made the sixth country, India as the sixth country in the world to develop nuclear weapons and sparked international concern about the proliferation of nuclear weapons in South Asia. इतने घबरा गए वो कंट्रीज जो परेशान हो रहे थे, अरे भैया न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, ठीक है। इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट से दो सैड बट ट्रू इट फेल्ड, नो डाउट इन दैट, इसमें कोई जो है कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पर कि न्यूक्लियर टेस्ट हमारा सक्सेसफुल हुआ था, नहीं, न्यूक्लियर टेस्ट हमारा बुरी तरीके से फेल हुआ था, ठीक है। छोटे मोटे तरीके से नहीं, बुरी तरीके से हमारा जो है न्यूक्लियर टेस्ट फेल हुआ था। अब ये फेल्ड न्यूक्लियर टेस्ट, राइट, ध्यान रखिएगा, ये जो फेल्ड न्यूक्लियर टेस्ट है इसने इंडिया को एक बहुत पॉजिटिव इमेज भी दिलवाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। अब ऐसे में वो कंट्रीज जो न्यूक्लियर बना चुकी थी ना, इनका जो है हक्का बक्का गुल हो गया कि यार अब तो ये भी बना लिए, कोल्ड वॉर का एरा चल रहा है, इन लोगों को ये भी टेंशन नहीं है, हम क्या, हम इंडियन से, हमें इन सब का जंग वंग का टेंशन हमें हवाला मत देना। हमारे यहाँ मराठा और राजपूत, ठीक है, उन जमानों से जंग लड़े आ रहे हैं जब एशियन इन्वेडर्स जो है, मिडिल ईस्टर्न जो एशियन इन्वेडर्स जो है, वेस्ट एशियन इन्वेडर्स जो है, जब ये हजारों की सेना लेकर आते थे, जब हमारे पास कुछ 100-200 की सेना होती थी ना, तो हमारी वो 100-200 की सेना वो वेस्ट एशियन इन्वेडर्स की हजारों की सेना से लड़ जाती थी। नाम जोड़ लो, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा संगा, राणा टुंगा, महाराणा प्रताप, ठीक है, राइट। हमारे पास ही गुरु गोविंद सिंह है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। महाराजा रंजीत सिंह भी हमारे यहाँ ही हैं, ओके, राइट। तो ये सब नाम हमारे पास हमेशा से मौजूद है, तो हमने इनको बताया दुनिया भर की सरकारों को कि देखो ऐसा है भारत, इंडिया दैट इज भारत, राइट। हम कौन हैं, आपका कोल्ड वॉर चल रहा है, आप बना के रखे रहिए, हमें भी अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है सेफ गार्ड करनी है, उससे जो है सिक्योर करना है, ensure करना है that our internal security and the peace and security of the country is not compromised at any cost, and for that we need the nuclear weapon and we did that, right everyone। so यही वाला कॉन्सेप्ट आप यहां पर देख पा रहे हैं। स्माइलिंग बुद्धा ने इंडिया को छठवीं न्यूक्लियर वेपन कंट्री बना दिया, राइट। किस पर्सपेक्टिव से, विथ द पर्सपेक्टिव ऑफ द कोल्ड वॉर, राइट, it is the perspective of the cold war, and hence as a result what was the concept, NSG, the nuclear suppliers group was created, okay।
ध्यान से समझिएगा इसको। यहां पर इंडिया का जब फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट फेल हुआ तो एनएसजी दैट इज न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बना दिया गया, और इसका क्रेडिट हमें जाता है क्योंकि हमने उस टाइम ना एनटीबीटी सीटी बैटी चीजों को साइन वाइन नहीं किया था। कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। हमने कहा सुनो यहाँ तुम लोग तो न्यूक्लियर बनाए रखे हो, तमाम न्यूक्लियर बना रखा है तुम्हारा, अमेरिका बना रखा है, रशिया बना लिया था तब तक, चाइना बना रहा है, फ्रांस बना रहा है, यूनाइटेड किंगडम बना चुका है, तुम हमसे कह रहे हो। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई ना कि सोडा कुत्ता कुत्ता तौदा कुत्ता टॉमी। दिस इज नॉनसेंस। तो हमने कहा कि तुम न्यूक्लियर बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम न्यूक्लियर बनाए तो दिक्कत है, क्योंकि तुम अपने आप को जो है डेवलप्ड इकोनॉमी कह रहे हो, अपने आप को डेवलप्ड सोसाइटी कह रहे हो। डू हेल विथ योर डेवलप्ड इकोनॉमी एंड सोसाइटी। सिंपल। हमें भी तो अपनी सेफ्टी इंश्योर करनी है ना भैया। कल की डेट में तुम फिर से कॉलोनियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट लेकर चले आओगे, हमारे पास न्यूक्लियर हम फोड़ देंगे, ये धमकी दोगे तो हम कहां जाएंगे भाई फिर। हमें भी न्यूक्लियर चाहिए। इंदिरा गांधी थी वो कल का नहीं सोचती थी, वो आज का सोचती थी कि आज की डेट में न्यूक्लियर जरूरत है क्या? हाँ जरूरत है, बस बनाओ फिर। टेस्ट फेल हुआ कोई बात नहीं, दुनिया भर की सरकारों को पता चल गया ना कि इंडिया से पंगा लेना नहीं है। कोल्ड वॉर चल रहा है, चलन दो, डजंट मैटर्स। पाकिस्तान को फर्क पड़ा था? श्रीलंका को फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है ना। उधर से किसी यूरोपियन कंट्री को फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना। वो भी तो बना ही रहे हैं इसी टाइम पीरियड के अंदर, कोल्ड वॉर के पीरियड के अंदर ही अपना न्यूक्लियर। तो हमारे पास चले आ रहे हो, साइन करो कि तुम न्यूक्लियर नहीं बनाओगे। हमने कहा नहीं बनाएंगे। सबको बोलो अपना अपना न्यूक्लियर लेकर आए, इंडियन ओशन में चले बहा दे, हम नहीं बनाएंगे। वो लोग कहा ऐसे थोड़ी होता है, तो हमने भी कहा ऐसे थोड़ी होता है, तुम नहीं छोड़ोगे अपना न्यूक्लियर, हम बनाएंगे अपना न्यूक्लियर। और बोलो ठीक, राइट। सो दिस वाज द एरा ऑफ इंदिरा गांधी, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया। टस्कन डिक्लेरेशन का हमारा जो कॉन्सेप्ट था, जो शास्त्री साहब ने साइन किया था, उसे इंप्लीमेंट करते हुए प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो थे उनको छोड़ दिया, ठीक है। और तमाम चीजें ऐसी करी थी। कच्छाथीवू करके एक आइलैंड है इंडिया और श्रीलंका के बीचों बीच, पाक स्ट्रेट के थोड़ा सा नजदीक, वो इंडिया का हुआ करता था। लेकिन इसी न्यूक्लियर टेस्ट से पहले कच्छाथीवू आइलैंड इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था, ठीक है। इट वॉज अ सेटलमेंट ऑफ अपीजमेंट, इट वॉज एन एक्शन ऑफ अपीजमेंट, okay, to Sri Lankan people, to the Sri Lankan government, because we knew it very well that we are going to need the mass scale, a very high scale, a very big scale of international support after we are done with our nuclear test. And we got it. We got the support from Bangladesh, Azad kar rahe the hum taza. We got the support from Sri Lanka, we got support from Russia, we got support from France at that time as well, and then America or China kitna bhi bole, Pakistan kitna bhi bole, arre jao, doesn't matters. Okay. So then came the era of Rajiv Gandhi. Okay, so Soviet Union once again remained a key ally, and Sri Lankan civil war. 1987, India intervened its military. Operation Pawan, Operation Peace Forces हम बात करेंगे, तो हमने अपना ऑपरेशन पवन लॉन्च किया, ओके, और अपनी आर्मी को डिप्लॉय किया श्रीलंका के अंदर। किसके लिए? फॉर द इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड फॉर 1989, which brought an end to the civil war. Though it's not reality, सिविल वॉर 1989 में खत्म हो तो गया था, लेकिन अभी भी इसके जो सोल्जर्स थे, जो लोकल सोल्जर्स थे सिविल वॉर के, या जो पर्टिकुलर जो एक्सट्रीमिस्ट थे यहां पर, ये अभी भी एक्टिव थे, जो 2009 तक एक्टिव रहे। एलटीटीई की अगर हम बात करें, लिट्टे, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स ईलम, तो ये एक पर्टिकुलर ऐसा ग्रुप था जो कि सबसे ज्यादा वायलेंट ग्रुप था सिविल वॉर के अंदर, और ये 1989 में रुक जरूर गया था लेकिन खत्म नहीं हुआ। और इसके खत्म होने की कहानी जो है 2009-10 तक हमें देखने को मिली, और इनफैक्ट 2010 के बाद ये गायब जरूर हो गया, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे न्यूज एविडेंसेस हैं हमारे पास जो बताते हैं कि लिट्टे आज भी एक्टिव है, though not in that violent manner, though not in that violent phase, but yes, it's active, right? So further what we can see here, इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड के बाद राजीव गांधी, उन्होंने अपनी मदर का जो कॉन्सेप्ट था, दैट इज टू, शास्त्री जी का जो कॉन्सेप्ट था या नेहरू साहब का जो कॉन्सेप्ट था, पीस, इंटीग्रिटी, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, देन रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नॉन इंटरफेरेंस इन द डोमेस्टिक अफेयर्स, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ट्रेड, बिजनेस, पार्टनरशिप, इन सबको बनाए रखा। And that was further taken up ahead when we have seen the Sri Lankan administration appraising Indian government, Indian administration for their peacekeeping forces. 1987 when we intervened, and 1987 by the time of 1989 we almost provided a lock to a dead end to the civil war. But unfortunately, yes, what we have seen, Rajiv Gandhi, he had to resign
okay, because of the ongoing like too much of the issues. And finally 1991 he was assassinated as well by one of the Sri Lankan extremists only. Okay, so then came the era of Mr. I.K. Gujral, Inder Kumar Gujral, और इन्होंने फेमसली जो है हमें गुजराल डॉक्ट्रिन का गिफ्ट दिया. अब गुजराल डॉक्ट्रिन अगर आप देखोगे तो ये पंचशील का ही एक अपग्रेडेड फॉर्मेट था. ओके, सो व्हाट वी हैव गॉट हियर, नॉन रेसिप्रोसिटी विथ नेबर्स, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे. टेरिटरी शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर कंट्री. हमारी टेरिटरी है, हमारी रहेगी, किसी और के हित के लिए, किसी और के फेवर के लिए यूज नहीं होगी. यही गलती कर रखा था पाकिस्तान. पहले अफगानिस्तान को बैठा रखा, तालिबान को बैठाए रखा, फिर उसके बाद अमेरिका को बैठाए रखा, अब चाइना को बैठाए रखा है, अब वो काम. ठीक है, गुजराल साहब ने उसी टाइम बता दिया था 1996 के टाइम पीरियड पे कि भाई ऐसा है, किसी भी बाहरी को इंडिया में एंट्री मत देना. एंट्री मत देना मतलब एज अ मिलिट्री, एज अ बेस मत एंट्री देना कि यार ऐसा है आओ हमारी टेरिटरी में तुम अपना एस्टेब्लिशमेंट रखो. नहीं, अपने फेवर के लिए, अपने क्या काम के लिए हम करेंगे, अपनी ही कंट्री में, किसी और को जो है एंट्री नहीं देंगे, किसी और कंट्री के खिलाफ तो कतई नहीं. ठीक, सो नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स, वंस अगेन द प्रिंसिपल ऑफ द पंचशील. Respect each other's territorial integrity and sovereignty from the Panchsheel. Settle all disputes through peaceful bilateral negotiations. अब पंचशील के टाइम पीरियड में ना इतने डिस्प्यूट नहीं थे, राइट? पंचशील के टाइम पीरियड के अंदर इतने डिस्प्यूट नहीं हुआ करते थे, लेकिन गुजराल साहब तक के टाइम पीरियड तक आते आते श्रीलंका के साथ डिस्प्यूट हो चुका था. पाकिस्तान बहुत बुरा दुश्मन बन चुका था, चाइना बहुत बेकार दुश्मन बन चुका था, अब तक अमेरिका से भी मतभेद थोड़े बहुत हो चुके थे हमारे. ठीक, तो ऐसे में यहां पर गुजराल डॉक्ट्रिन के अंदर उन्होंने क्या लिखा, सेटल द डिस्प्यूट्स, यस, बट पीसफुली, बायलेटरल, मतलब दोनों तरीके से मिलकर, दोनों लोग बैठो आपस में, चाय कॉफी पियो, चाय नाश्ता करो, बातचीत करो, पीसफुली नेगोशिएट कर लो कि क्या चाहिए तुम्हें, इतना हम दे सकते हैं, हमसे पूछ लो क्या चाहिए हमें, अब बता दो कितना तुम दे सकते हो, उस पर अग्री कर जाओ प्यार मोहब्बत से कि 100 रुपए चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान का 100 रुपए चाहिए, हम कहेंगे 100 नहीं दे सकते, 50 रख लो. पाकिस्तान भी कहेंगे 50 नहीं, कम से कम 70 दे दो. हम कहना मेरा ना तुम्हारा, चलो 65 ले लो, क्या, चलो ठीक है, डन. तो ऐसे करके ना पीसफुल नेगोशिएशन की बात कर रहे थे हमारे गुजराल साहब अपने गुजराल डॉक्ट्रिन के अंदर. एंड देन केम द नेक्स्ट एरा. ठीक है, द मोस्ट powerful era when it comes to the diplomacy, when it comes to the foreign policy. यहां पर दो शख्सियत हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है डिप्लोमेसी और फॉरेन रिलेशंस के अंदर. नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड द अनदर नेम इज मिस्टर एस जयशंकर सर, the former Indian Foreign Services officer and the present incumbent foreign minister or the external affairs minister of India. We know very well that these two personalities are there, those who are alone enough to lead India in every global forums, in every global platforms. A speech given by Narendra Modi, substituted or supported by S. Jaishankar sir, will be something that will be considered more than enough to shut the mouth of all the antis or any foes, and make the hands of the allies and the friends to clap, right? Okay, to join together and clap, have a bursting sound of the clapping, or even the whistling is also possible अगर थोड़े से ज्यादा enthusiastic लोग मिल जाए हमें, right? So not even a big deal कि इनकी speeches, इनकी बातें सुनकर, इनकी policies, इनके frameworks को ध्यान में रखते हुए लोग वहां पे hooting भी शुरू कर दें, क्योंकि वो इतनी बेहतरीन है. Like if you talk about Mr. S. Jaishankar, so एक उनका इंटरव्यू जो कि सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल हुआ, उसकी छोटी छोटी क्लिप्स तो आपने जरूर सुनी होगी, नहीं सुनी है तो एक बार जाके सर्च कर लीजिए. एक इंटरव्यूअर था यूरोप में, यूरोप का, जो जयशंकर साहब से पूछता है कि नाउ व्हाट इज इंडिया एक्सपेक्टिंग आफ्टर यू गाइज हैव ओपनली सपोर्टेड रशिया इन द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, डू यू थिंक द वेस्ट एंड यूरोप विल प्रोवाइड यू एनी काइंड ऑफ अ सपोर्ट? देन मिस्टर जयशंकर, meaning like with almost the fierce statement he gave up, with a very ferocious personality, he gave up the statement that first of all we don't need the support from the West and the Europe, and Europe needs to come out of this mindset that Europe's problem is the world's problem and world's problem is not the Europe's problem, right? Okay, तो ये यूरोप को समझना चाहिए कि यूरोप की प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है, और यूरोप को यह भी पता होना चाहिए कि दुनिया की अगर वो प्रॉब्लम है तो वो भी यूरोप की प्रॉब्लम नहीं. Okay, so this is what the statement was given by whom? Mr. S. Jaishankar in front of the whole media.
ये किसी और फॉरेन मिनिस्टर के बस की बात थी या नहीं पता नहीं, लेकिन किसी ने बोला नहीं था उससे पहले, लेकिन ये जयशंकर साहब ने बोला था, बोला है, बोलते रहते हैं वो। जब बात आती है पाकिस्तान की तो उनसे किसी एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि लाइक what is about the ongoing terrorist issues, terror crisis inside the states of Asia, the location, the territories of Asia. How are you going to justify that there is the peaceful coexistence going on? Then he gave the answer that you are asking this question from the wrong foreign affairs minister. You should ask this question from the Pakistani foreign affairs minister. And that is what the reality is. The present day, India's foreign policy is there. We will take the strong stand. We will not go for the war, but if you come for the war, then please remember you will get a befitting reply. और वो reply ऐसा होगा कि जाने दो. Okay. So what we have got here, the Act East policy हम लेकर आए, मोदी जी लेकर आए इसे. खैर ये करेक्ट नहीं होगा कि इसे मोदी जी को जो है इसका क्रेडिट दे दिया जाए, क्योंकि इसके पहले से ये पॉलिसी चली आ रही है इन द नेम ऑफ लुक ईस्ट, लेकिन इसको जो है अपग्रेड करके मोदी जी ने 2015 में नाम दिया एक्ट ईस्ट. सो व्हाट इज द होल पॉलिसी अबाउट? To promote economic cooperation, cultural ties, and develop a strategic relationship with the countries in the Indo-Pacific region with a proactive and pragmatic approach, and thereby improving the economic development of the northeastern region, which is the gateway to the Southeast Asia region. हमारा northeast और southeast एशिया, इन दोनों को हम जानते हैं कि ज्योग्राफिकल प्रोक्सिमिटी है हमारी, ठीक. अब हमें अपना नॉर्थ ईस्ट तो डेवलप करना ही करना है, हम कर भी रहे हैं, नो डाउट इन दैट. फ्रॉम असम टू तमिलनाडु, सॉरी, फ्रॉम असम टू त्रिपुरा, फ्रॉम त्रिपुरा टू मिजोरम, फ्रॉम मिजोरम टू मणिपुर, मणिपुर टू अरुणाचल, अरुणाचल टू नागालैंड. ओके, वी आर गोइंग अहेड with the growth and development of our northeastern regions. Okay, yes, मणिपुर में violence चल रहा है, yes, मणिपुर में क्राइसिस चल रही है, बट ऐसा नहीं है कि उस पे हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, चुपचाप देख रहे हैं, नहीं. We are taking all of the strong and stringent actions in order to suppress and eliminate the nuisance from the state of Manipur and re-establish and reinstate the peace and the law and order and the peace situation inside our very beautiful state of Manipur. तो ऐसा नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे, हम काम पूरा कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, बट इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करने के लिए हमने निकाला है एक्ट ईस्ट पॉलिसी. ओके, कि इंडिया का ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट एशिया पूरा, वाई साउथ, द होल ऑफ द ईस्ट एशिया, हम सब का, और इंडिया का ही नॉर्थ ईस्ट क्यों, पूरा का पूरा इंडिया, ठीक, और एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये पूरा का पूरा आपस में मिलजुल कर रिश्ते बनाए रखें. बिकॉज में हमें पता है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है मलक्का स्ट्रेट, जहां से दुनिया भर का सबसे बेहतरीन ट्रेड हो रहा है, दुनिया भर की बेहतरीन जीडीपी जो है यहीं से क्रॉस हो रही है. कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है हम सब बहुत बखूबी जानते हैं. 20%, 25% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजर रहा है. Indonesia, Malaysia, Singapore, they are the fastest growing economies as well. They are the fastest growing market as well. Going ahead with the advancement in the science and technology, apparel industry, textile industry, and everything is going perfect inside Southeast Asia. And that is what India is eyeing for. That is why the whole world is eyeing for. And we know it very well that Southeast Asia and India, we do have got the cultural coexistence. We have got the cultural coordination, historical relations with them. हमारी जो चोला डायनेसिटी थी once upon a time in the ancient India, the Cholas, they had the very good trade relations with the whole of the Southeast Asia, and we are exactly following the very same principles, the very same line, okay, with the Act East Asia, Act East policy. And then further, what we have got here, the next thing, the Act East policy announced in November 2014 is the upgrade of the Look East policy. Okay, किसके लिए है? बस हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया है या जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ, ईस्ट के अंदर उनके साथ बेहतरीन रिश्ते अपने बनाए रखें. एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 4 C's का कॉन्सेप्ट दिया है. व्हाट आर दीज 4 C's? कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी. ओके, राइट. सो ये किस तरफ इशारा करता है? ओके, कि होल ऑफ द पर्टिकुलर, द कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग इट इज. सॉरी, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. Okay, so it will be from here. The first one, it is culture. Second one, commerce. Third one, connectivity. And fourth one will be the capacity building. That will be the 4 C's. किसने दिया है? ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दिया है. किसके अंदर?
एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर, जहां हम बात करते हैं ट्रेड एनहेंसमेंट की, सिक्योरिटी एनहेंसमेंट की, ओके उसके अलावा हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, ओके हाउ वी कैन डेवलप एट आवर बेस्ट, ओके हाउ वी कैन प्रोवाइड द वेरी बेस्ट सिस्टम ऑफ ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट which will be ensured by trade, and further we will be providing the security as well towards the whole region. Okay, so इसीलिए हमारा अलग इंडो पैसिफिक पॉलिसी रहता है हमेशा। साउथ ईस्ट एशिया को लेकर हमारी अलग प्रिंसिपल चली रही है, जिसको हम जो है एक्ट ईस्ट के नाम से जान ही रहे हैं। ओके, देन व्हाट वी हैव गॉट द नेबरहुड फर्स्ट, कि अगर पड़ोसी को दिक्कत है और बस पड़ोसी एक आवाज लगाए, हम वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन जब बात आएगी इंडिया के अपने सो मोटो एक्शन की, यानी कि अपने खुद से लिए जाने वाले एक्शन की, तो ऐसे में भी पड़ोसी के बिना कहे ही हम उसके साथ बिजनेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे बढ़ाने की। उसके साथ सेफ्टी, सिक्योरिटी, कल्चरल रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस, एटसेट्रा एटसेट्रा, एनी टाइप ऑफ रिलेशंस वी विल एनहांस। जैसे कि हमने खुद से सार्क के अंदर की कंट्रीज को बोला कि चलो बिम्स्टेक बनाते हैं। बिम्स्टेक, BIMSTEC, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। उसी बिम्स्टेक के अंदर हम BBIN ले आए। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, एक ट्रेड कॉरिडोर तैयार कर दिया हमने। ये कैसे बनाया? हमने बनाया इसको नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर। श्रीलंका के अंदर जब हमने देखा चाइना जो है कुछ ज्यादा एक्टिव हो रहा है, तो उसकी एक्टिवनेस को दूर करने के लिए हम वहां पर पहुंच गए, मट्टाला एयरपोर्ट को वहां पर रिनोवेट किया हमने। हम पहुंचे ईरान में, हमने चाबहार पोर्ट के अंदर अपनी मेंबरशिप करवाई, राइट। हम नेपाल के साथ मैत्री ट्रीटी लेकर चलते हैं, कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। नेपालीज कैन कम टू इंडिया, दे कैन बाय द प्रॉपर्टी, दे कैन लिव इन हियर, गो एड विद एनी ट्रेड, बिजनेस और ऑक्यूपेशन। In fact, they can also appear for the UPSC CSE, that is Civil Services examination. Obviously, we will not be able to provide with them the IAS, IPS and the IFS post, but इसके अलावा ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जहां पर नेपाली सिटीजन अगर हैं तो भी वो एग्जाम दे सकते हैं, राइट। एग्जाम ही नहीं दे सकते, क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनको पोस्ट ही मिलेगा, राइट। ओके, सो ये क्या है? नेबरहुड फर्स्ट, द मैत्री ट्रीटी 1960 से साइन करके चले आ रहे हैं। Okay, so what you can see here, sovereignty and territorial integrity, mutual respect, sensitivity, okay, shared prosperity, connectivity for regional integration and people to people exchanges, ये सब बात कर रहे हैं। और आप देखो तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे नेहरू साहब। 1954 में पंचशील नाम दिया था उन्होंने, और देखो नाम कुछ कुछ वही है, शब्द भी कुछ कुछ वही है, लेकिन प्रिंसिपल नहीं बदला। कुछ एड ऑन हुआ है, लेकिन जो बेसिस रहा है, जो जेनेसिस रहा है, वो वही है, चेंज हुआ ही नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि बेस्ट है यार वो। अब बेस्ट चीज को रिप्लेस कैसे करोगे? देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ बेस्ट, राइट। ओके, सो ये तमाम चीजें हैं जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बता देती हैं कि बेस्ट है। ये फॉरेन पॉलिसी बना पाओगे पाकिस्तान कभी? कश्मीर चाहिए? हाँ, घर में टमाटर के भाव कितने पता नहीं, हमारे सेब के बागान चाहिए तुमको? उधर से चाइना चले आ रहे अरुणाचल प्रदेश में, अपना हिस्सा डिक्लेयर कर दे रहे हो उसको। मजाक लगा रखा है क्या? पहले फॉरेन पॉलिसी ठीक से बना लो, इंटरनेशनल रिलेशंस ठीक से पढ़कर आ जाओ, और ट्यूशन चाहिए तो आओ, लिंक शेयर कर देते हैं, क्लास ले लो, ठीक है। एस जयशंकर साहब से एक बार मिला दो अपने मिनिस्टर को, बोलने नहीं आता है, ठीक है। हमारे जयशंकर साहब से क्या बात करोगे तुम? तो ये है इंडिया फॉरेन पॉलिसी। नाउ यू नो इट वेरी वेल हाउ गुड इज इंडिया फॉरेन पॉलिसी। बिगिनिंग में ही बताया था, इट्स द बेस्ट, right? And now you know it very well, we are the best. Okay guys, so बात अच्छी लगी हो तो please वीडियो को like करना ना भूलें, because that's it with the session, that's it with the foreign policy of our country. We have analyzed the different eras of the foreign policy and I hope you loved it, enjoyed it, learned a lot. और अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक के बिना मत जाना, रिक्वेस्ट है। और अगर कोई भी फीडबैक है, कोई भी सवाल जवाब है, कोई भी आप जो है बातें बताना चाहते हैं, तारीफ करना चाहते हैं, बुराई करना चाहते हैं, जो भी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसके ऊपर जरूर काम करेंगे। ओके, सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी हियर, सी यू ऑल इन द वेरी नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड यस, एज ऑलवेज, जय हिंद।